नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह उस कैदी की है जिसका रूप रंग बहुत अलग था। उसने ऐसे अपराध किए थे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। और इसकी पूरी जानकारी आपको गूगल पर या यूट्यूब पर मिल जाएगी। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने लगभग 1000 वाहन चोरी किए थे। यह कहानी एक ऐसे चोर की है जिस पर लगभग 127 मुकदमे दर्ज थे। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जो 94 बार अदालत में पेश हुआ और जेल गया, लेकिन अदालत उसे ज्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाई क्योंकि वह इतना होशियार और समझदार था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के झज्जर की है। दरअसल झज्जर के एडिशनल सिविल जज होते हैं। अचानक ही वह अपने कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोर्ट में उनका आना बंद होता है तो उनकी तलाश करना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो जो उनके ऑफिस में जो लोग होते हैं, जैसे चपरासी या बाबू, कई तरह के अधिकारी होते हैं, वे उन्हें तलाश करना शुरू कर देते हैं कि जज साहब बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। यह मामला पुलिस तक भी पहुंचता है। अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही यह बात हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। वहां से एक लेटर आता है जो झज्जर की अदालत को मिलता है। दरअसल एक जज पर आरोप था कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। लगातार अखबारों में खबर छप रही थी और खबर छपने के दौरान ही हरियाणा के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक पत्र आता है। इस पत्र में लिखा था कि जज साहब, आपके ऊपर जो जांच चल रही है उस भ्रष्टाचार की जांच के चलते आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है। आप जाइए और आराम करें जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। अब जज साहब चले जाते हैं आराम करने के लिए अपने घर। अब एक और जज आते हैं उनके जगह पर। उनके बारे में पत्र आता है कि यह फलां जज हैं और अब यही सुनवाई करेंगे। अब लगातार जज साहब बैठकर सुनवाई करते थे। उन्होंने 40 दिन तक एक के बाद एक केस की सुनवाई की। 2470 कैदियों को जो उनकी अदालत में आए थे, अलग अलग जुर्म में, सबको जमानत दे दी और सबको घर भेज दिया। यह लगातार 40 दिन तक ऐसा चलता रहा। मैं यह बात कर रहा हूँ साल 1980 की। उस दौर में इलाके में खबर छपी कि कोई जज आया है जो पहली बार बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से लोगों को निपटा रहा है। जो भी उनके पास आता है, फरियादी हो या कोई और, किसी को निराश नहीं करता, ज्यादातर लोगों को तो छोड़ ही देता है। जब जज साहब के बारे में ऐसा मैसेज चल रहा था, तभी जज साहब अचानक से गायब हो जाते हैं। तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वह जज असल में जज नहीं बल्कि ठग था, जो जज बनकर यहाँ कुर्सी पर 40 दिन बैठा और 2470 कैदियों को रिहा कर दिया। अब तो हड़कंप मचना तय था। मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक पहुंचता है, बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है और जजों तक भी पहुंचती है। इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाती है तो पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने जो पत्र भेजा था, ऐसा कोई पत्र था ही नहीं, क्योंकि किसी जज को ऐसी कोई चिट्ठी भेजी ही नहीं गई थी। एडिशनल जस्टिस जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, उनके ट्रांसफर की कोई बात थी ही नहीं। सब कुछ फर्जी कागजों के आधार पर चला और किसी को इस बात की खबर नहीं लगी। उसके बाद जब हाई कोर्ट में हड़कंप मचता है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है, तो जितने भी 2470 मामलों में जिन्हें रिहा किया गया था, अब पुलिस वाले उन लोगों को, यानी लगभग 2500 मुलजिमों को तलाशना शुरू कर देते हैं। उन्हें ढूंढते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते उनके केस की सुनवाई फिर से होती है। लेकिन एक नाम था जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। बस उसी नाम की यह कहानी है। यह कहानी धनीराम मित्तल की है। दरअसल धनीराम मित्तल का जन्म 1938 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। वह पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। उसने रोहतक से ग्रेजुएशन किया था। उस दौर में इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी। साल 1964 की बात है। 1964 में ग्रेजुएशन के बाद आसानी से नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने नौकरी की तलाश ही नहीं की। अब नौकरी की तलाश न करके वह सिर्फ इधर उधर घूमता रहा। वह जो चाहता था शायद उसे वह मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने आरटीओ दफ्तर में आना जाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि आरटीओ दफ्तर के आसपास बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग वकील के भेष में होते हैं, लेकिन कुछ लोग दलाल होते हैं जिनका काम ही कागज तैयार करना होता है, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। उसके बदले में पैसे लेते हैं।
तो अब धनीराम मित्तल ने आरटीओ में बैठना शुरू किया और वहां बैठकर उसने पता किया कि किस तरह से फर्जी कागज तैयार किए जाते हैं, गाड़ियों के फर्जी कागज कैसे तैयार होते हैं, डील कैसे होती है, गाड़ी बेची कैसे जाती है। यहाँ पर उसने नकली कागजात का काम सीखा और सीखने के बाद उसने अपने दिमाग में ठान लिया कि इसी काम में हाथ आजमाना है। साल 1964 की बात है। 1964 में उसने शुरुआत की थी। उसने एक दो गाड़ियां चोरी की, गाड़ी चोरी कर वह अपने हिसाब से बेच देता था, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में जो उसकी पढ़ाई थी वह सीख चुका था। वह लगातार इस काम में आगे बढ़ता गया, गाड़ियों की चोरी करता रहा। हालांकि एक दो बार पकड़ा भी गया था, लेकिन उसकी चालाकी और होशियारी से पुलिस उसे जेल में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी। वह सलाखों से बाहर आ जाता था और यह सिलसिला चलता रहा। उसने फर्जी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं इसका ज्ञान बढ़ाया। साल 1968 में उसने भारतीय रेल के माध्यम से एक पत्र भेजा स्टेशन मास्टर के नाम से, और वहां भेजने के बाद उसने लिखा कि एक नए स्टेशन मास्टर की यहां पर नियुक्ति की जाती है। अब स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हो जाती है, वह आते हैं, ज्वाइन करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, माल भी आता था, बहुत सारी चीजें आती थीं। इस तरह से वह सरकारी नौकरी करता है। साल 1968 से लेकर 1974 तक वह नौकरी करता है। अब उसे लगने लगा कि धनीराम मित्तल को यहाँ मन नहीं लग रहा है, कुछ और काम करना चाहिए। इसके बाद वह सीधा राजस्थान की तरफ चला जाता है। राजस्थान में जाने के बाद 3 साल तक वकालत करता है। वकालत के बाद वह हैंडराइटिंग का कोर्स करने के लिए सीधा कोलकाता जाता है, वहाँ की पढ़ाई करता है। वकालत की पढ़ाई, हैंडराइटिंग का कोर्स करता है, फिर ग्राफोलॉजी का कोर्स करता है। ग्राफोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसका उपयोग ऑफिसर लोग करते हैं, जैसे सीबीआई, पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियां, जिसमें यह देखा जाता है कि कैसे लिखावट की जांच की जाए। उसने 3 कोर्स किए, वकालत, हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी। अब वह जो काम करता था वह आरटीओ में बैठकर फर्जी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं, इस काम में उसकी कुशलता बढ़ती गई। चोरी करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। 70 का दशक आता है। उस जमाने में कंप्यूटर का जमाना नहीं होते थे। बहुत सारी जानकारियां रजिस्टर में ही लिखी जाती थीं, इसलिए पत्र लेकर खुद आदमी जाता था और इसी तरह वह लगातार नौकरी करता रहा। उसने पटियाला हाई कोर्ट में भी सरकारी नौकरी की थी और जज की जो बारीकियां थीं वह बाबू बनकर सीखता गया। इसी तरह लगातार चोरी होती चली जाती है और एक दिन उसे मौका मिलता है कि हरियाणा के जो एडिशनल जज हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जो अखबार में लगातार छप रहा है। तभी उसने फर्जी कागज तैयार करके अदालत में भेजे और जब जज को मिलते हैं, जज अपनी छुट्टी में घर चला जाता है और इस बात की खबर नहीं लगती। लेकिन हालांकि वह बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार हुआ था तब पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा रही थी। आगे चलकर उसने लगातार चोरी की। वह खुद वकील बन गया। वकील बनने के बाद उसने केस लड़ना भी शुरू कर दिया। लगातार केस लड़ रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे और इस तरह से उसने अपने जीवन काल में लगभग 1000 वाहनों की चोरियां की और उसके ऊपर लगभग 127 मुकदमे दर्ज थे। वह चोरी कुछ अलग तरीके से करता था। दरअसल वह जब किसी की गाड़ी जब चोरी करता था और कोई व्यक्ति अचानक से वहां पहुंच जाता तो वह व्यक्ति पूछता कि बाबा यह क्या कर रहे हो, तो वह कहते थे कि भैया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जानकारी तो है नहीं, मैं मास्टर की चाबी आपकी गाड़ी में गलती से लगा दी। यदि पकड़ा नहीं गया और चाबी लग गई तो वह निकल जाता था। इस प्रकार उसने लगभग 1000 गाड़ियां चोरी की और उसके बाद जज बनकर 2470 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया था। दोस्तों, यह जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि आज का जो दौर है वह कंप्यूटर का युग है। लेकिन जिस दौर की यह कहानी थी उस दौर में कंप्यूटर आदि इतने प्रचलित नहीं थे, इसलिए यह चोर लगातार चोरी करता गया। बताया जाता है कि जिस तरह से चार्ल्स शोभराज, जो एक बहुत बड़ा ठग था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा होशियार था, यह इंडिया का शोभराज रहा है। इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।